नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS बाय अनूप सर। मैं अनूप कुमार आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं और मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा मैसूर राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार। जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे वह पढ़ाएंगे मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार। हमने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था वह बताया था बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार, और आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से वह है मैसूर राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार। अब देखिए, अंग्रेज़ों के अधिकार से पहले हम मैसूर राज्य को समझ लेते हैं कि मैसूर राज्य कहाँ पर था, वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है। तो मैं आपको नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। ये हमारा जहाँ दक्षिण भारत है और वर्तमान में गोवा है, तो उस समय भी जो गोवा था वो आज भी वहीं है। और इधर आपका आप देखते होंगे कि एक जगह है, ये है गोवा राज्य, और यहाँ पर आपका है मद्रास। ये मैं स्थिति बता रहा हूँ सन 1750 ईस्वी की। तो 1750 ईस्वी में हमारे भारत में कौन सा राज्य कहाँ था। जैसे आज देखोगे तो आज का आपका जो राज्य है 2021 में, जैसे उत्तर प्रदेश है तो कहाँ है, तो उसकी स्थिति आप बता सकते हो मैप में कि भारत के इस वाले पोर्शन में उत्तर प्रदेश है। आप बता सकते हो कि दक्षिण वाले पोर्शन में इधर एक केरल आता है वर्तमान स्थिति में 2021 में, और यहाँ पर क्या आता है, तमिलनाडु राज्य आता है। तो आप बता सकते हो। अब मैं 1750 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमारे यहाँ कभी एक राज्य हुआ करता था जिस राज्य का नाम था मैसूर। तो वह वर्तमान में कहाँ है, उसके लिए हमें उसकी पुरानी स्थिति में जाना पड़ेगा। और 1750 की स्थिति में अगर हम जाते हैं तो जहाँ पर पहले गोवा था वो आज भी वहीं पर है, और जहाँ पर पहले मद्रास था वो आज भी वहीं है, जो 1750 में थे वो। उसके बाद हुआ क्या है चेंज। आप आज के मैप में देखते होंगे कि ऊपर में महाराष्ट्र होता है, MP, जिसको हम महाराष्ट्र बोलते हैं गोवा से, और गोवा के नीचे आपका एक कर्नाटक राज्य आता है। तो उस समय 1750 में ये जो राज्य क्षेत्र हुआ करता था, जो वर्तमान में कर्नाटक का और केरल का राज्य है, 1750 में यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम हुआ करता था मैसूर। और जो वर्तमान का आज का कर्नाटक है वह आपका यहाँ पर हो जाता था, ये नीचे वाला पोर्शन इतना लगता था, और मद्रास भी पहले कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, जो आज का आपका वर्तमान है, वर्तमान का मद्रास है, वह पहले 1750 में कर्नाटक राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और जहाँ पर आज कर्नाटक है और केरल है, तो उनके हिस्सों में पहले एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम होता था मैसूर राज्य। उसके नीचे यहाँ स्थिति थी एक, यहाँ पर ये जगह थी और इसका नाम था त्रावणकोर। एक राज्य हुआ करता था त्रावणकोर। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ महाराष्ट्र गोवा से ऊपर, और महाराष्ट्र के ऊपर में पूरे महाराष्ट्र में इधर की साइड में और पूरे उत्तर भारत तक यहाँ पर मराठा राज्य हुआ करता था। और ये जो क्षेत्र बसता है, ये वाला जो क्षेत्र, ये हैदराबाद वाला बसता है, और यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था हैदराबाद। और हैदराबाद से ऊपर का जो क्षेत्रफल है ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन हमारा लगता था उत्तरी सरकार। उस समय में 1750 में उत्तरी सरकार, और उत्तरी सरकार से ऊपर जो होता था बंगाल हुआ करता था यहाँ पर, और बंगाल के बाद यहाँ दिल्ली हो जाता था ऊपर के ही साइड में। तो ये राज्य उस समय होते थे। और दक्षिण भारत में मद्रास कहाँ पर था, तो जहाँ वर्तमान में आज का कर्नाटक है और केरल राज्य है, उन क्षेत्रों में पहले एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम होता था 1750 में मैसूर। समझ गए आप बात को। वर्तमान में मैसूर एक छोटी सी जगह में सिमट कर रह गया है, और कर्नाटक राज्य में एक शहर का नाम हो जाता है जिसका नाम होता है मैसूर। एक क्षेत्र का नाम होता है जिसको कहते हैं मैसूर, वर्तमान के कर्नाटक में आता है। और उस समय जो था वो कर्नाटक के सापेक्ष लगता था, सामने होता था। मैसूर अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। इसी राज्य को बंगाल के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जीता था। देखो, अंग्रेज़ों के जीतने का मैं कारण बता देता हूँ कि अंग्रेज़ यहीं पर क्यों आए थे। उसका एक रीज़न था, यहाँ पर जो मराठा हैं, मराठा उस समय की बहुत प्रबल शक्ति हो रहे थे। तो मराठाओं से अंग्रेज़ों ने युद्ध करना उस समय में उचित नहीं समझा, तो वो यहाँ नहीं आएंगे। दूसरी बात क्या होती थी, ये जो हैदराबाद होता था, हैदराबाद के जो निज़ाम हुआ करते थे, ये जो निज़ाम होते थे ये बहुत ही बेकार किस्म के आदमी हुआ करते थे। पता नहीं, इनका रुख नहीं पता चलता था। एक साहित्यकार ने तो हैदराबाद के निज़ामों को कहा है बेतली के लोटे।
मतलब आप समझ सकते हो कि बिना तली का जो लोटा होता है वो कहीं भी लुढ़क जाता है किसी की भी साइड। ये हैदराबाद के निज़ाम ऐसे ही होते थे अंग्रेज़ों से। पर अंग्रेज़ों ने जब बंगाल को जीत लिया था, अंग्रेज़ों ने जब बंगाल को जीत लिया था तो हैदराबाद के निज़ामों को लगता था कि अब अंग्रेज़ हमको जीतना आएंगे, इसीलिए उन्होंने उत्तरी सरकार अंग्रेज़ों को दे रखा था और ये भी अंग्रेज़ों के मित्र बन गए थे। कर्नाटक राज्य पहले से ही मद्रास है, तो मद्रास में मैंने आपको सेंट फोर्ट लुइस बताया था कि भारत में अंग्रेज़ों ने सबसे पहली जो कॉलोनी बसाई थी वो कहाँ बसाई थी, मद्रास में, और उसका नाम क्या था, सेंट फोर्ट लुइस। तो यहाँ कर्नाटक के राज्य में भी अंग्रेज़ होते थे और त्रावणकोर के राजा भी अंग्रेज़ों का साथ देते थे। यहाँ अंग्रेज़ आएंगे नहीं, इन्होंने अंग्रेज़ों का क्या कर लिया, साथ ले लिया, क्योंकि उत्तरी सरकार की जगह दे दी। कर्नाटक का राज्य अंग्रेज़ों का मित्र है, त्रावणकोर का राजा जो है अंग्रेज़ों का मित्र है। अब बचा क्या, तो बचा हमारा मैसूर। तो मैसूर पर इसलिए जो अंग्रेज़ होते हैं वो इसलिए मैसूर पर अपना आक्रमण अधिकार करते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैसूर राज्य जो हुआ करता था ये फ्रांस के समर्थन में होता था, और फ्रांस और अंग्रेज जो होते थे यानी कि ब्रिटेन वाले जो होते थे आपस में 36 का आंकड़ा होता था, जिस कारण से भी अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य पर आक्रमण किए थे और इसको अपने राज्य विस्तार में मिलाया था। अब देखें कि ये मैसूर राज्य बनता कहाँ से है, कैसे है। अभी आपको इसकी स्थिति तो वर्तमान समय में पता चल गई होगी, और पहले भी ये कहाँ था, और ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अंग्रेज़ मैसूर राज्य पर ही क्यों आक्रमण करने के लिए आए थे बंगाल के बाद में। तो भैया उसका एक रीज़न था कि आसपास के जितने भी राज्य होते थे वो अंग्रेज़ों के कहीं ना कहीं संपर्क में थे, अंग्रेज़ों की मित्रता थी, और हैदराबाद ही एक राज्य ऐसा था जिसकी मित्रता अंग्रेज़ों से नहीं थी, जबकि किससे थी, फ्रांस से, और फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में 36 का आंकड़ा होता था, जिस कारण से भी मैसूर राज्य पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। ठीक, आगे बात समझ जी। अब देखते हैं मैसूर राज्य को। स्थिति तो आपने देख ली, अब मैसूर राज्य की स्थापना देखते हैं कैसे बनता है कैसे नहीं। उसके लिए मैं आपको और पुराने समय में लेकर जाऊंगा जब हमारे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का राज हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत यहाँ पर है, मैं मैप के माध्यम से, ये हमारा गुजरात, मैप तो इतना अच्छा नहीं है मेरा पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो दिल्ली यहाँ पर है ये थी दिल्ली, और जब हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में भी एक वंश था जिसका नाम था तुगलक वंश, और तुगलक वंश के एक राजा थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उनके समय की बात है कि भैया क्या हुआ था, जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का राजा था तो ये सब क्षेत्र, इतना वाला पोर्शन, ऊपर तक का पोर्शन, ये सारा का सारा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था। उसी समय दो राज्य अलग हुए थे जब हमारे मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं, और इनके समय में दो स्वतंत्र राज्य हुए थे, और दो स्वतंत्र राज्य थे कौन कौन से, तो एक का नाम होता था उस समय बहमनी, का नाम था बहमनी, ये ऊपर की साइड में बना था बहमनी, और ये बहमनी मुस्लिम शासक था और इसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी। और यहाँ पर दूसरा एक राज्य, इसके नीचे एक राज्य और लगा था जिसका नाम था विजयनगर, और विजयनगर एक हिंदू राज्य था। समझे बात को, थोड़ा सब्र रखें। और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। ये वर्ष 1300 के आसपास की, 1350 के आसपास की बात है कि क्या हुआ था कि दिल्ली सल्तनत का राजा बना हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दो राज्य अलग होकर बने हैं, एक का नाम हुआ बहमनी और एक का नाम हुआ विजयनगर। ये ऊपर वाला बहमनी था, नीचे वाला विजयनगर। बहमनी एक मुस्लिम राज्य था जबकि विजयनगर एक हिंदू राज्य था। अब आप समझ सकते हो कि दोनों राज्यों में लड़ाई होती होगी, और एक समय कहा जाता है कि एक युद्ध हुआ था इस बहमनी और विजयनगर के बीच में 1565 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था ताली कोटा का युद्ध। और ताली कोटा के युद्ध में हुआ क्या कि विजयनगर की हो गई हार और बहमनी की हो गई जीत। तो उस राज्य में क्या हुआ, इस युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में हुआ क्या था, इसी युद्ध को हम कहते हैं राक्षस तंगनी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, आता है जब मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य हम अलग अलग पढ़ेंगे, तो उस समय भी इस युद्ध का विवरण आपको मिलने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। दो नाम है, एक तालीकोटा का युद्ध और एक है राक्षस तंगड़ी का युद्ध।
राक्षस तंगड़ी का युद्ध। इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई और विजयनगर जो बहुत बड़ा राज्य होता था उस समय में, तो विजयनगर छोटे छोटे राज्यों में टूट गया और विजयनगर में से एक स्वतंत्र राज्य बना जिसका नाम हुआ मैसूर राज्य। ये विजयनगर से, ये पूरा का पूरा विजयनगर है हमारा, और विजयनगर से इतना पोर्शन क्या हो गया, ये विजयनगर, और विजयनगर से एक इतना वाला पोर्शन अलग होकर ये बन गया मैसूर। और मैसूर पर पहला जो वंश बना था, पहला स्वतंत्र वंश, क्योंकि पहले तो ये मैसूर नहीं था, पहले तो विजयनगर था, तो स्वतंत्र वंश जो बना था वो था बोडियार वंश। यहाँ पर बोडियार वंश की स्थापना हुई 1565 के बाद में। ठीक है, आगे आपको बात समझ में इतनी कि क्या हुआ, एक बार और समझ लीजिए कि मैसूर राज्य बना कैसे। ये जो वर्तमान में स्थिति है, पहले जहाँ आज जहाँ कर्नाटक है वहाँ पर पहले मैसूर होता था। ये मैसूर राज्य आया कहाँ से था उसको समझ लेते हैं। तो भैया दिल्ली सल्तनत का हमारा समय था 1300 के लगभग का, 1350 का। दिल्ली में एक राजा था तुगलक वंश का जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो नए राज्य बने थे, एक का नाम हुआ था बहमनी और एक का नाम हुआ था विजयनगर। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं 1565 का तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का या राक्षस तंगड़ी का ये युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर के राजाओं की हार हो गई, और हार होने के बाद जो बड़ा विजयनगर था वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, और उसी में से एक सबसे बड़ा जो टुकड़ा अलग हुआ, एक जो सबसे बड़ा अलग राज्य बना, स्वतंत्र राज्य बना विजयनगर से अलग होकर, तो वह राज्य बना था मैसूर। और उस पर जो पहले वंश हुआ था वह वंश हुआ था बोडियार वंश। आगे आपको बात समझ क्या होता है। युद्ध हुआ, विजयनगर से मैसूर राज्य अलग हुआ और मैसूर में पहला स्वतंत्र जो वंश था वह वंश बना आपका जिसको हम कहते हैं बोडियार वंश। आई बात समझ। और बोडियार वंश राज कर रहा था कब से, 1565 के युद्ध के बाद से बोडियार वंश मैसूर में अपना राज्य स्थापित कर लेता है। इस बोडियार वंश का अंतिम शासक हुआ था जिसका नाम था अंतिम शासक। इसका अंतिम शासक था कृष्ण राय द्वितीय। कृष्ण राय द्वितीय एक राजा हुआ। कृष्ण राय द्वितीय जब राजा हुआ था तो ये बहुत ही निरंकुश राजा था। शासन की पूरी शक्ति, इसके अलावा जो शक्ति का वास्तविक जो शक्तियाँ जिसके पास थी, तो शक्तियाँ दो मंत्रियों में बटी हुई थी, और मंत्री थे, एक का नाम था नंदराज और एक का नाम था देवराज। देवराज और नंदराज दो मंत्री मेन हो रहे थे। शक्ति जो थी कृष्ण राय द्वितीय के समय जितनी भी पावर थी, तो पावर सब किसके हाथ में थी, दो मंत्रियों के हाथ में। एक का नाम था नंदराज और एक का नाम था देवराज। नंदराज क्या करता है, एक जगह पड़ती है मैसूर में, एक जगह आती थी एक डिडी गुली, और क्या करता है 1555 में 1755 में क्या होता है वो देखिए। 1755 में नंदराज डिडीगुली का फौजदार एक व्यक्ति को नियुक्त करता है का फौजदार, और फौजदार बनाता है किसको, हैदर अली को। नंदराज जो था, जो कृष्ण द्वितीय का एक मंत्री हुआ करता था, मेन सेनापति था किसका, कृष्ण राय द्वितीय का। तो वह एक जगह थी, एक रियासत आती थी जिसका नाम था डिडीगुली, और डिडीगुली में 1755 में वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम था हैदर अली, उसको क्या करता है, वहाँ का फौजदार नियुक्त करता है। ये हैदर अली फिर क्या करता है, बाद में स्थिति देखता है कि जो राजा है वो बहुत ही क्या है, निरंकुश राजा है, राजा के बस की कोई बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप जब कोई किसी राज्य का जो राजा होता है बहुत निरंकुश होता है, तो आप उस राज्य पर आराम से अधिकार कर सकते हो। हैदर अली तो पहले ही ऑलरेडी फौजदार था डिडीगुली का, तो हैदर अली क्या करता है 1761 ईस्वी में क्या हो जाता है, मैसूर का राजा बनता है।
क्या होता है कि हैदर अली 1761 में अपनी सेना लेकर जाता है कहाँ पर, इनकी राजधानी मैसूर की राजधानी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम, और वहाँ पर अधिकार कर लेता है। नंदराज जिसने इसको जिसके अधीन था, और देवराज, मतलब यही दो मेन लीडर हो रहे थे, इन दोनों को कैद करके जेल में बंद कर देता है, और उसके बाद खुद राजा 1761 में बन जाता है। और इस प्रकार हैदर अली जो मैसूर का राजा बनता है, या मैसूर के साथ में इस व्यक्ति का नाम जुड़ता है, हैदर अली। हैदर अली 1761 में क्या होता है, मैसूर पर अधिकार करता है, मैसूर का राजा बनता है, और 1782 समय तक ईस्वी तक यह शासन करता है। इसी के समय से अंग्रेजों का मैसूर में हस्तक्षेप होना शुरू होता है इसी के समय में, और यही अंग्रेजों से पहली मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है। और वह देखिए क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसको समझते हैं। हैदर अली जो राजा बना था वह कैसा राजा था। देखिए वास्तविक रूप से एक बात कही जाए, मानने वाली जो बात होती है कि हैदर अली बहुत ही अच्छा शासक था हमारे भारत में, या मैसूर का जो बहुत ही अच्छा शासक था। उसकी जो नीतियाँ थी उस समय की बहुत अच्छी नीतियाँ थी। कि देखो नीतियों के बारे में अगर बात बताते हैं, हैदर अली 1761 में क्या हुआ था, मैसूर का राजा बना, और मैसूर के राजा के बनते ही वह क्या करता है, फ्रांस से मदद लेता है, और फ्रांस से मदद के साथ में क्या करता है, आधुनिक शस्त्रागार खोलता है। ये क्या करता है, शस्त्रागार की स्थापना करता है, जिसमें अच्छे अच्छे वेपन बनाए जाते हों। अपने फ्रांस से इसके यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांस से आर्मी आती थी, जो फ्रांस की जो सेना थी वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे जो चुने हुए कमांडो होते थे, आजकल के समझ सकते हो बात को, तो वो लोग यहाँ पर इसकी सेना को क्या करने आते थे, प्रशिक्षित करने आते थे, मतलब इसको सिखाने के लिए आते थे इसकी सेना को। तो बहुत अच्छा शासक था। दूसरी एक बात और कही जाती है, धार्मिक असहिष्णुता थी इसके अंदर, मतलब ये सभी धर्मों को मानता था। सभी धर्मों को मानने के उसमें एक साक्ष्य भी मिलता है, पढ़ने को मिलता है किताब में, कि हैदर अली ने एक मंदिर था जिसका नाम था चामुंडेश्वरी। तो चामुंडेश्वरी मंदिर था, चामुंडेश्वरी मंदिर को इसने क्या दिया था, मंदिर को दान दिया था। तो ये भी एक बात कही जाती है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही एक अच्छा शासक था, तो इस कारण से जनता का भी बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाता है। साथ ही में क्या करता है, ये फ्रांस से दोस्ती रखता था। तो फ्रांस से इसकी क्या थी, मित्र था, और फ्रांस से जिसकी मित्रता होती थी भारत में, वह अंग्रेजों का कहीं ना कहीं पर शत्रु कहा जाता था। अब देखिए अंग्रेज यहाँ पर कैसे आते हैं, क्योंकि मैसूर अंग्रेज जो हैं वो आपके बंगाल में हैं, और मैसूर बंगाल से बहुत दूर है। तो अंग्रेज मैसूर में क्या करने के लिए आते हैं, वह चीज़ को हम समझते हैं। अंग्रेजों का कैसे यहाँ पर हैदर अली से, मैसूर से आक्रमण हुआ था वो देखिए। उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ, और वो समझेंगे। 1700, अब देखो मैप में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मैसूर है, ये हो गया, सॉरी ये और थोड़ा बड़ा कर लो, ये हो गया मैसूर, और मैसूर के साथ में इधर हो गया कर्नाटक, ये त्रावणकोर अभी छोड़ते हैं, और यहाँ पर क्या थे, मराठा, और मराठा के साथ यहाँ पर कौन थे, निजाम, हैदराबाद के निजाम। समय आता है, समय था सन 1764। सन 1764 में क्या होता है, मराठा आक्रमण करते हैं। मराठों ने हैदर अली पर या मैसूर पर आक्रमण किया, और आक्रमण कर उसको हरा दिया। और हैदर अली यानी कि उस समय 1764 में तो हैदर अली हो गया, हैदर अली पर ये आक्रमण करते हैं, और हैदर अली को मराठा जो लोग होते हैं वो इसको हरा देते हैं। अब यहाँ पर मैसूर वाला जो हैदर अली होता है वह मराठों से कहता है कि इस युद्ध में क्या होता है, हैदर अली की हार होती है, हैदर अली की हार। और हैदर अली जब पराजित हुआ, और पराजित होता है तो जो पराजित होता है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ देता है। तो पराजित होने के कारण हैदर अली ने एक शर्त रखी कि वह अब से 35 लाख रुपए किसको दिया कर देगा, 35 लाख का कर किसको दिया करेगा, तो वह दिया करेगा मराठों को। तो मराठे शांत हो गए। अब यही अंग्रेज यहाँ पर बात देख रहे थे। मराठों ने तो मौका मान लिया, हैदर अली पर आक्रमण किया, हैदर अली को हराया, और हैदर अली से अब क्या लेंगे, वो 35 लाख रुपए का कर लिया करेंगे। अब अंग्रेज जो थे वो निजामों को भड़काते हैं, निजामों के पास आते हैं, हैदराबाद के निजामों के पास, और उनको बोलते हैं देखो भाई हैदर अली कमज़ोर आदमी, दूसरी बात हरा हुआ है, आप भी
इनकी तरह, मराठों की तरह उसको हरा सकते हो और उससे टैक्स ले सकते हो, जिस तरीके से कौन लेते हैं, मराठा लेते हैं। इसमें हम आपकी मदद करेंगे। इसमें अंग्रेजों ने क्या बोला कि इसमें हम आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो जो ये निज़ाम आए थे और निज़ामों के साथ जो अंग्रेज आए थे वह कहा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली के साथ में किसकी सेना लड़ने आती है, निज़ामों की, और निज़ामों के साथ में कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं। तो स्ट्रेटजी तो ये थी प्रारंभ में कि क्या होता है कि मराठों ने जब हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, हैदर अली को हरा दिया, तो अंग्रेज भी सोचते हैं कि निज़ामों की सहायता से, निज़ामों के कंधे पर बंदूक रखकर हम भी चला सकते हैं और हम भी उन पर अपना अधिकार रौब जमा सकते हैं। किन पर, मैसूर वालों पर। कारण क्या था, मैसूर किसका फ्रेंड था, फ्रांस का फ्रेंड था। अब यहाँ पर मैसूर का जो हैदर अली था ये थोड़ा सा अक्लमंदी का काम करता है। ये निज़ामों से डायरेक्टली जाकर मिलता है और निज़ामों को समझाता है कि भैया देखो तुमको चाहिए क्या, तुमको कर चाहिए तो एक काम करो, कर नहीं, कर तो हम ऑलरेडी पहले से देते हैं तो किस किस को देंगे, तो आप एक काम करो, हमारा एक ज़मीन का टुकड़ा आप ले लो। तो हैदर अली क्या करता है, इस युद्ध से पहले ही निज़ामों को एक ज़मीन का टुकड़ा दे देता है और निज़ामों को निष्क्रिय कर देता है कि अब हमारी आप नहीं आओगे, अब जो युद्ध होगा वो किससे होगा, डायरेक्टली अंग्रेजों की सेना से। तो हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वह चलता है सन 1767 से 69, 1767 से 1769 तक ये युद्ध होता है। और यह युद्ध किस किस के बीच होता है, तो एक तरफ था हैदर अली और दूसरी तरफ केवल वर्सेस में कौन थे, अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ पर हारते हैं और यहाँ पर हैदर अली जीत जाता है। इतना बुरा हारते हैं कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर भैया क्या था, कर्नाटक में मैसूर था और मैसूर पर क्या था, इनकी कॉलोनी थी अंग्रेज़ों की। अब देखो युद्ध से लड़ रहे हैं, ये यहाँ पर आ रहे हैं मैसूर में, और मैसूर के राजा हैदर अली ने इनको इतना हराया कि ये भागकर कहाँ चले गए, मैसूर में जाकर छिप गए। तो इसके बाद में एक संधि होती है, अंग्रेज हार मान लेते हैं और उनसे कहते हैं हैदर अली से, बताओ भैया अब हमको क्या करना है। तो उसके लिए एक संधि होती है। इस युद्ध के परिणाम जो हुआ, तो परिणाम में यह निकला, परिणाम में होती है मद्रास की संधि, क्योंकि ये कहाँ पहुँच गए थे, सॉरी मैसूर का नाम यहाँ लिख दिया, यहाँ पर होना चाहिए मद्रास। तो कर्नाटक में एक मद्रास था, मद्रास में इनकी कॉलोनी थी, वहाँ पर हैदर अली इनको मारता हुआ कहाँ ले गया था, मद्रास ले गया था, और मद्रास में जाकर एक संधि करी और वहाँ पर युद्ध समाप्त किया, तो मद्रास की संधि। इस युद्ध में पूर्ण रूप से किसकी जीत हुई थी, हैदर अली की, और केवल अंग्रेज जो थे, अकेले जो लड़ने आए थे, उनकी क्या हो चुकी थी, इस युद्ध में हार हो चुकी थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1967 से लेकर के 1969 तक यह युद्ध हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। देखो हैदर अली ने कितनी चालाकी से मराठों को और निज़ामों को चुप कर दिया। मराठों को तो पहले ही किया हुआ था, 35 लाख रुपए कर देता था, और निज़ामों को एक ज़मीन का टुकड़ा देकर क्या कर दिया था, निष्क्रिय कर दिया, और जिसके कारण अंग्रेज अकेले हो गए और अकेले को हैदर अली ने बहुत आसानी से हरा दिया। इतना बुरा हराया कि वह मद्रास तक भागने लगे और मद्रास में जाकर एक संधि की, मद्रास की संधि। अब इस संधि में हुआ क्या था वो भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इस संधि में ये बात हुई थी कि हैदर अली ने अंग्रेज़ों से ये बात कही कि देखो भाई, जितने राज्य आपने हमारे जितना क्षेत्र आपने हमारा जीता है, तो आप हमको क्या करोगे, वापस करोगे। दूसरी बात क्या होती थी, जितना अभी हमारा हर्जाना हुआ है, देखो नुकसान होता है जीतने वाले का भी, हारने वाले का भी, तो हमारा जितना नुकसान हुआ आप उसकी क्या करोगे, भरपाई करोगे। तो अंग्रेज यहाँ पर हारे हुए थे, तो वो तो सब करते हैं, हाँ जी ठीक है, जो आप कहोगे वही होगा। तो ऐसा ही हुआ, मद्रास की संधि यहाँ पर हो गई। आई इतनी बात आपको समझ में आई होगी, पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ठीक है, आगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे होता है वह भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, उसको और समझते हैं। अब देखते हैं आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहीं ना कहीं पर मैसूर की संधि का मद्रास की संधि का उल्लंघन माना जाता है कि मद्रास की संधि का जो उल्लंघन हुआ था, इस कारण से क्या हुआ था, द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है, प्रारंभ में हैदर अली, एक तरफ होता है हैदर अली
और दूसरी तरफ मतलब हैदर अली के साथ में ही क्या होते हैं, मराठा, और मराठों के साथ में यहाँ पर ये इनको निज़ाम को भी मिला लेता है। तो ये तीन एक तरफ होते हैं और वर्सेस में क्या होता है, वर्सेस में होते हैं अंग्रेज। अब अंग्रेज यहाँ पर चाल करते हैं। चाल क्या करते हैं, मराठों को निज़ामों को भूमि दे देते हैं कि आप क्या करिए, भूमि लीजिए और आप चुप हो जाइए, आप अब कहाँ नहीं आओगे, हैदर अली की सहायता करने नहीं आओगे। निजामों को तो रियल में भूमि देते हैं और मराठों से पहले ऑलरेडी एक संधि कर चुके होते हैं मराठों के और अंग्रेजों के बीच में, सालाबाई की संधि। जब मैं मराठों के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें सालाबाई की संधि के बारे में बताऊंगा, जिस कारण से सालाबाई की संधि होने के कारण से अंग्रेजों के विरुद्ध कौन नहीं आ सकते थे, मराठा नहीं आ सकते थे, जिस कारण से इस युद्ध में क्या होता है, हैदर अली अकेला पड़ जाता है। फिर भी 1780 से लेकर के 1782 तक हैदर अली अकेला युद्ध लड़ता है और कहीं ना कहीं स्थिति भी मजबूत रखता है अपनी, क्योंकि यहाँ पर हैदर अली और दूसरी तरफ कौन हो गए, अंग्रेज हो गए। परंतु 1782 में होता क्या है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली यहाँ पर क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज नहीं मारते, ये नेचुरल डेथ होती है। हैदर अली की क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1782 से इस युद्ध की जो कमांड संभालता है वह हैदर अली का पुत्र होता है। इसका जो पुत्र होता है 1782 में, इसके बाद जो युद्ध लड़ता है, क्योंकि युद्ध चला 84 तक, तो वह था जिसका नाम होता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी 1782 से लेकर के 1784 तक युद्ध लड़ता है। अब देखिए 4 साल युद्ध को हो चुके हैं, एक ना तो कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है, दोनों की ही संपत्ति क्या हो रही है, ह्रास हो रही है। तो दोनों ही राजा कहीं ना कहीं इस युद्ध से उब चुके थे। तो इसलिए ये क्या करते हैं, टीपू सुल्तान और अंग्रेज दोनों ही न इसका कोई परिणाम नहीं निकलता, मतलब ना तो कोई जीतता है ना ही कोई हारता है, तो दोनों ही क्या करते हैं, एक संधि कर लेते हैं। और इस संधि का जो नाम होता है, युद्ध के उपरांत जो संधि होती है वह संधि होती है, इसको कहते हैं मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की क्या होती है, संधि होती है। और मंगलौर की संधि के साथ साथ यही कहा जाता है मंगलौर की संधि में भी कि भैया आपने जितने हमारे जो क्षेत्र हैं वो जीते हैं, आप हम उनको वापस करते हैं आपको, आप हमारे वाले हमको वापस कर दीजिए। ये सब हुआ था इस युद्ध में। कोई ज़्यादा निर्णायक युद्ध ये हुआ नहीं था, बस हाँ इतना इम्पोर्टेंट है कि हैदर अली की मृत्यु कौन से मैसूर युद्ध में हुई थी। तो कौन से युद्ध में हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। और कब हुई थी, 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद में कौन युद्ध की कमान संभालता है, तो वह होता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, जो टीपू सुल्तान हैदर अली के बाद में टीपू सुल्तान युद्ध की कमान संभालता है तथा मैसूर की गद्दी पर नया राजा आ जाता है जिसका नाम होता है टीपू सुल्तान। अब देखिए टीपू सुल्तान से आगे कैसे कैसे युद्ध होंगे वह भी आप समझिए, क्योंकि अभी हमने आपको केवल 2 आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाए हैं, अभी 2 आंग्ल मैसूर युद्ध और रह जाते हैं। तो 2 आंग्ल मैसूर युद्ध को और समझ लेते हैं, उनको भी समझिए। अब आता है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। ये होता है आपका 1790 से लेकर के 1792, 1790 से लेकर के 92 तक ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध में एक तरफ होता है आपका टीपू सुल्तान और एक तरफ में होते हैं अंग्रेज। अब इस समय में अंग्रेज़ों के साथ में प्लस यहाँ पर मराठा आ जाते हैं और मराठों के साथ में यहाँ पर कौन आ जाते हैं, निज़ाम आ जाते हैं। क्योंकि हैदर अली बहुत क्या था, मराठों को और निज़ामों को कहीं ना कहीं वह संतुष्ट रखता था, परंतु टीपू सुल्तान ऐसा करने में असमर्थ रहा था। एक कहा भी जाता है, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि टीपू सुल्तान से मराठा इसलिए भी चिढ़ते थे क्योंकि मराठा पूर्ण रूप से हिंदू राज्य थे और टीपू सुल्तान अपनी हिंदू जनता के साथ में कहीं ना कहीं पक्षपात या भेदभाव करता था, जिस कारण से मराठा जो मराठा राजा होते थे, मराठा के जो पेशवा होते थे, वो टीपू सुल्तान से चिढ़ते थे। और जब इनका अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था तो वह अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर टीपू सुल्तान को हराने के लिए आए थे। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेज टीपू सुल्तान की राजधानी होती है, इसकी राजधानी और राजधानी श्रीरंगपट्टनम, कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम
तो श्रीरंगपट्टनम को घेर लेते हैं और घेरने के कारण यहाँ पर एक संधि होती है जिसको कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि में हुआ क्या था वह समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैसूर के पतन का एक ही मतलब सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वह ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और उसके बाद जो हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि वह रोल निभाती है। देखिए क्या हुआ था इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने देखो हारा कौन, टीपू सुल्तान। तो अब किस पर बात थोपी जाएगी, टीपू सुल्तान पर। थोपेगा कौन, अंग्रेज, ठीक है ना। जैसे पहले वाले युद्ध में क्या होता, हैदर अली जीता था और हारे कौन थे, अंग्रेज। तो जितनी शर्तें रखेगा कौन रखेगा, हैदर अली, क्योंकि वह जीता है। ऐसे ही इस वाले युद्ध में तो शर्तें अब किसकी होंगी, अंग्रेजों की। किसके लिए होंगी, तो टीपू सुल्तान के लिए होंगी। तो शर्तें क्या थी वह देखिए, टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए का हर्जाना लिया जाता है, 3 करोड़ का हर्जाना। अगर और दूसरी बात क्या, देखो 3 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं है, आज के लिए भी बहुत बड़ी रकम है, तो उस समय में बहुत रकम होगी। तो राजा के पास भी 3 करोड़ तत्काल समय में तो नहीं होंगे क्योंकि युद्ध लड़ा है उसने। तो उसके लिए क्या हुआ था, ये 3 करोड़ हर्जाना के बदले में अंग्रेज इसके 2 लड़कों को उठाकर ले गए थे कि भैया 3 करोड़ दे जाना और अपने बच्चों को यहाँ से ले जाना। तो 3 करोड़ का हर्जाना देखो लिया भी क्यों था, 3 करोड़ का, 1 करोड़ इसका, 1 इसका और 1 इसका, क्योंकि तीनों लड़े हैं तो तीनों को हिस्सा चाहिए। दूसरी बात क्या थी, आधा राज्य, इसके अलावा क्या कर लेता, आधा राज्य जो अंग्रेजों ने मराठों और निजामों में बांट दिया था कि भैया ये हिस्सा, इतना हिस्सा आप क्या करो, मैसूर का आधा हिस्सा ले लिया हैदर अली से। अब आधे हिस्से में हैदर अली है मैसूर के, और आधा हिस्सा जो लिया गया था वह आधा, उसमें से आधा किसको दे दिया, मराठों को, और उसमें से आधा किसको दे दिया था, निजामों को दे दिया था। हैदर अली की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हार होती है। अब इस हार से बदला लेने के लिए हैदर अली अपनी फ्रेंडों को फ़ोन करता है। देखो भाई, जब लड़ाई होती है तो फ्रेंड को ही बुलाया जाता है कि हम पिट चुके हैं तो अब उसे पीटने चलना है। तो उसके लिए क्या करता है हैदर अली अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करता है, और फ़ोन तो उस टाइम थे नहीं, तो पेपर लेटर लिखता होगा। तो देखो क्या होता है, अब आता है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। देखो हैदर अली श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद में क्या था, बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजों को अब मरने मारने पर उतारू था, क्योंकि उसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी थी कि भैया इतना बड़ा हर्जाना, साथ में क्या आधा राज्य चला गया, अब आधे को रखा है वो क्या करेगा। तो उसको ना तो ऐसा छोड़ा कि वो किसी काम का रह सके, तो किसी काम का ना छोड़ा तो वह क्या करता है यहाँ पर टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान किसका फ्रेंड था, टीपू सुल्तान एक पत्र भेजता है, और पत्र भेजता है फ्रांस के राजा को। और उस समय फ्रांस में था नेपोलियन। कौन था, नेपोलियन। और नेपोलियन को क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है, और नेपोलियन से कहता है देखो भाई आप जल्दी मेरी मदद करने के लिए आइए, क्योंकि मेरी यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है और अंग्रेज दिन ब दिन हमारा क्या कर रहे हैं, दम घोट रहे हैं। तो इस बात को, पेपर को, जो पत्र लिखा था वो फ्रांस के राजा यानी कि उस समय के नेपोलियन को लिखा था। नेपोलियन ने जो रिप्लाई दिया था वह रिप्लाई कहा जाता है कि अंग्रेजों के हाथ लग चुका था। अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि टीपू सुल्तान हमें मारने के लिए अब आ रहा है। तो अंग्रेज जो अब जो आक्रमण करेंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह टीपू सुल्तान को हराने के लिए नहीं हुआ था, वह टीपू सुल्तान को पराजित पूर्ण रूप से मानने के लिए हुआ था। और यह युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहुत अंग्रेजों से लड़ता हुआ युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हो जाता है, हार जाता है। और इस प्रकार पूर्ण रूप से टीपू सुल्तान के बाद कोई राजा नहीं बनाया जाता, और पूर्ण रूप से जो मैसूर होता है वह किसके अंडर में चला जाता है, अंग्रेजों के अंडर में चला जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा। अब देखिए बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, एक और बात कि बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिल जाती है जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।